Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. Today is the third lecture of quantum mechanics. In this lecture we will discuss the black body radiation curve जो explained by classical theory. First one is Wein's contribution and second is Rayleigh-Jean's law. I hope last videos का content आपको समझ आया होगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन. देखो वेन डिस्ट्रीब्यूशन ये तो आपको पता चल गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो होता क्या है आपका, और वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन करो आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसने क्या माना था आपका कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है ना वो एमिट, हमने देख लिया था कि परफेक्ट एमिटर और अब्जॉर्बर होती हैं. तो एमिट करती हैं तब आपके पार्टिकल हमें पता है कि वाइब्रेट करते हैं, ओसिलेटर करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं इसमें जो ब्लैक बॉडी. तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या बोला था कि ओसिलेटर अब्जॉर्ब और एमिट कर सकते हैं रेडिएशन को कंटिन्यूसली क्योंकि उसमें वाइब्रेशन हो रही है. तो ओसिलेटर किसकी फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में. तो जो फ्रीक्वेंसी है ना रेडिएशन की एमिट होती है वो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है जितना वो ओसिलेटर आपका वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, इसी के ऊपर जो क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से टू आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आया था. फर्स्ट जो वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ने दिया था, सेकंड जो दिया था रेलिंग-जीन्स लॉ ने. तो ये हम देखेंगे कि जो वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन था ना ये बेस था वैसे क्लासिकल थ्योरी के ऊपर ही. तो उसने क्या ज्यूम किया था कि जो पार्टिकल है आपका ओसिलेटर मान सकते हो, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैं जो मॉलिक्यूल की साइज के, तो वेन ने क्या देखा कि जो ई लैम्डा है जो एनर्जी एमिट हो रही है एट फिक्स, हमने बताया था कि एक वेवलेंथ होगी फिक्स. ठीक है, वो रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया या पर सेकंड वेवलेंथ के ऊपर. तो उसका एक एक्सप्रेशन देखा था, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लाता है तो यू मस्ट रिमाइंड दिस फॉर्मूला. देखो 8πSc बाई लैम्डा 5 e⁻⁻hc बाई लैम्डा के टी. अवेयर पाई इज कॉन्स्टेंट, यू नो 3.14, h is Planck constant, that's value is 6.64 into 10 h की 1 minus 34. Lambda is wavelength given in numerical. C speed of light 3 into 10 h की power 8. H Planck constant, C speed. K क्या आता है, बोल्ट्जमैन constant, that's value is 1.38 into 10 h की power minus 23. ये all. तो न्यूमेरिकल्स में वेवलेंथ गिवन होगी, एनर्जी पूछ सकते हैं तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये वैन डिस्ट्रीब्यूशन ने सिंपल देखा था. इसको एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं वैन डिस्ट्रीब्यूशन लो इक्वेशन. ये इक्वेशन होल्ड होती है जब आपका लो वेवलेंथ रीजन होता है ना. देखो इसकी एक एडवांटेज भी है और एक लिमिटेशन भी है. ये जो हमने देखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए वैन्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये सिर्फ किन्हीं के लिए ओबे होती है, लो वेवलेंथ वाले के लिए. हमने देखा था दो रीजन होंगे, एक लो वेवलेंथ का रीजन एंड सेकेंड वन इज हाई वेवलेंथ रीजन. तो ये ओबे ओनली बेटर किसके लिए है, लो वेवलेंथ रीजन के लिए ये ओबे करता है आपका. जो इसकी फेल हो जाता है किसमें, हाई वेवलेंथ रीजन के अंदर, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये कर्व क्या होता है. ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू हाई होगी तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. अब देखो जो रेलिंग-जीन्स कंट्रीब्यूशन था उसने हाई वेवलेंथ रीजन का एक्सप्लेन किया. इसने भी एज्यूम किया था कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर वगैरह हैं जो हम ला अप्लाई करते हैं लाइक इक्विपोटेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी वाली. तो इसमें जो भी वाइब्रेशनल मोड है उसने बोला कि वो एवरेज एनर्जी को पोजेस करते हैं. जो एनर्जी टोटल एनर्जी इन्होंने माना कि वो KT के इक्वल होती है, के वोल्ट्स में T टेम्परेचर की. ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या फॉर्मूला आता है, ई लैम्डा आया था 8π λ4 इंटू KT. ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा रेलिंग-जीन्स लाइन के लिए. एंड फर्स्ट वन इज वैन्स कॉन्ट्रीब्यूशन उसके लिए. ई लैम्डा यहाँ पे क्या है, कितनी एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड पे किसी वेवलेंथ के ऊपर. के आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी जो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आपका. ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि जो ई लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ को. तो ई लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के. तो ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ के साथ में. ये किसके ऊपर, जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया डाटा के अकॉर्डिंग, तो ये हाई वेवलेंथ रीजन के लिए एक्सप्लेन था बट ये अनेबल था लो वेवलेंथ के लिए. तो दोनों होगा ना, जो हमने फर्स्ट देखा वेन्स कंट्रीब्यूशन लो के लिए अप्लीकेबल था, लो वेवलेंथ रीजन हाई के लिए नहीं था, और ये आपका हाई के लिए था लो के लिए नहीं था. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया है. तो ये देखा गया कि ई लैम्डा इंक्रीज होती है कि अगर हम कोई भी लिमिट नहीं लगाती वेवलेंथ की डिक्रीज हो रही है तब भी जो भी डेविएशन आता है ना इसमें, जैसे अल्ट्रावोलेट एक होता है कैटास्ट्रोफ में, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है. सिंपल आपसे क्या कर लेते हैं 2 या 3 मार्क्स में पूछ लें, वेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, रेलिंग-जीन्स लॉ बताओ, या स्टीफन लॉ बताओ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. तो इनके आपके एक्सप्रेशन आपको रिमाइंड होनी चाहिए. ई लैम्डा इज इक्वल टू 8π KT बाई λ4
और ये आपको पता होना चाहिए, लैम्डा इन्वर्सली है लैम्डा 4 के और यहाँ पे आपका है लैम्डा 5 के, ये लो के लिए, दैट्स हाई के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में वी विल कवर द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैप्पी लर्निंग।